तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो दिखने में तो कोई ब्राइड लग रही होती है क्योंकि उसने ब्राइडल ड्रेस पहना होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी लग रही थी। उसके नाक और मुंह से खून भी आ रहा था। तब उसके पास एक आदमी आता है और उसके फेस से खून साफ करने लगता है। जो हैंडकरचीफ या कपड़ा उसके हाथ में होता है उस पर बिल लिखा होता है। वो लड़की उससे काफी डर रही होती है तो आदमी उससे कहता है कि डरो नहीं, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम समझ रही हो कि तुम ऐसी दिखोगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ना, मैं तुम्हें शुरू से पसंद करता हूँ और कभी भी तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब इससे पहले कि वो ब्राइड कुछ बोल पाती, वहाँ फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें एक लड़की कार ड्राइव करते हुए दिखाई जाती है और ये लड़की वही ब्राइड होती है जो स्टार्टिंग में हमने देखी। ये घर में जाती है और वहाँ की बेल रिंग करती है। अंदर से एक लेडी बाहर आती है जिसका नाम वर्निटा होता है। वो औरत ब्राइड को देख के काफी अजीब एक्सप्रेशन देती है। ब्राइड अब अंदर चली जाती है। दोनों के पास नाइफ थी और नाइफ एक दूसरे को दिखाते हुए ये दोनों लड़कियां आपस में लड़ाई करने लगती हैं। ये सीन काफी अनएक्सपेक्टेड था। ये फाइट काफी बढ़ जाती है और दोनों लेडीज गुस्से में होती हैं। घर की काफी चीजों का नुकसान भी होता है। तभी इनको खिड़की से नजर आता है कि वर्निटा की बेटी स्कूल ऑफ होने के बाद घर के अंदर आ रही होती है। ये दोनों यानी ब्राइड और वर्निटा अपनी अपनी नाइफ छुपा लेती हैं कि कहीं बच्ची डर न जाए। अब वर्निटा अपनी बेटी से कहती है कि बेटा आप ऊपर अपने रूम में जाओ और जब तक मामा आपको नीचे न बुलाए आप नीचे मत आना। तो अब ब्राइड भी उस छोटी बच्ची से बातें करने लगती है। उसकी एज पूछती है। जब वो कहती है कि मैं 4 साल की हूँ तो ब्राइड काफी सैड होकर कहती है कि अगर मेरी बेटी जिंदा होती तो वो भी 4 साल की होती। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्राइड की फैमिली को कुछ हो चुका है। जब वो बच्ची चली जाती है तो वर्निटा ब्राइड से बातें करने लगती है। वो कहती है कि मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। मेरी बेटी मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी अपनी बेटी को बहुत चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि वो मुझे मरता हुआ देखे। तुम प्लीज कभी भी मुझे उसके सामने मत मारना, वरना वो सारी जिंदगी ये बात नहीं भूल पाएगी। अगर तुम मुझे मारना ही चाहती हो तो कल रात को हम तलवार से लड़ेंगे और यहाँ नहीं किसी नदी के किनारे। लेकिन साथ ही वर्निटा दोबारा बोल पड़ती है कि ब्राइड मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे मारने के बाद तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा? तो ब्राइड कहती है नहीं, कैसे पूरा हो सकता है? बदला तो तब पूरा होगा जब मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को मार दूं। लेकिन मेरा दिल इतना सख्त नहीं है और मैं ऐसा करूंगी भी नहीं, इसलिए मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगी। अब वर्निटा दूसरी तरफ चली जाती है। वो सीरियल का बॉक्स उठाती है और उसमें गन छुपा लेती है और उसी गन से वो ब्राइड को शूट कर देती है। ब्राइड को उसका प्लान पता था तो ब्राइड साइड पे होकर अपनी जान बचा लेती है और उसके हाथ में जो नाइफ होती है वो उस औरत यानी वर्निटा की तरफ फेंकती है तो वो नाइफ उसके आर पार हो जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। तभी उसकी बेटी भी आ जाती है। ब्राइड उस बच्ची से कहती है कि दुखी मत होना, तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत नहीं थी, उसके लिए मर जाना ही बेहतर था। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे बदला लोगी क्योंकि तुम अभी छोटी और कुछ नहीं जानती, लेकिन फिर भी तुम मुझसे बदला लेना चाहो या पूछना चाहो कि मैंने तुम्हारी मामा को क्यों मारा तो तुम मुझसे मिल लेना। और फिर ब्राइड वहाँ से बाहर आ जाती है। वो अपनी गाड़ी में बैठती है और अपनी नोटबुक उठाती है। उस नोटबुक में कुछ नाम लिखे हुए थे। वर्निटा से ऊपर भी एक नाम था जो कि वो क्रॉस कर चुकी थी, यानी उस इंसान को वो पहले ही मार चुकी थी और अब वो वर्निटा का नाम भी क्रॉस कर देती है और उसकी लिस्ट में और भी लोग थे जिन्हें वो मारने वाली थी। यहाँ तक तो हमें ये समझ आता है कि शायद इन लोगों ने इसकी फैमिली को खत्म किया हो और ये इन लोगों से बदला ले रही हो और इन्हें मार रही हो। अब यहाँ से सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। हम 4-5 साल पहले का सीन देखते हैं जब कोई आदमी चर्च की तरफ अपनी गाड़ी ड्राइव कर जा रहा होता है क्योंकि वहाँ पे किसी का अटैक हुआ था और कई लोग मारे गए थे। जब वो पुलिस ऑफिसर चर्च के अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है जो कि सर में ब्राइड थी और जो मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें जख्मी दिखाई गई। पुलिस ऑफिसर उसके पास बैठता है और कहता है कि ये ब्राइड थी, मुझे बहुत दुख हुआ कि उन लोगों ने इसको भी मार दिया। लेकिन तभी उसको फील होता है कि वो जिंदा है तो उसको फौरन से हॉस्पिटल भिजवा देता है। अब हम ब्राइड को देखते हैं, उसके मुंह से सारा खून साफ कर दिया गया था और वो हॉस्पिटल में थी। तभी वहाँ पर किसी नर्स की ड्रेस में एक लड़की आती है और उसके पास एक पॉइजन का इंजेक्शन होता है। वो लड़की सीधा ब्राइड के पास आती है और उसमें वो पॉइजनस इंजेक्शन इंजेक्ट करने लगती है कि तभी उसे किसी की कॉल आती है और वो उस नर्स से पूछता है कि अभी तक तुमने वो इंजेक्शन तो नहीं लगाया उसे? तो नर्स कहती है कि नहीं, अभी तक नहीं लगाया, जल्दी बोलो। तो आदमी कहता है कि अभी बेहोश है, तुम चाहो तो भी इंजेक्शन ना लगाओ, बल्कि जब ये ठीक हो जाए तब लगा देना, तब ज्यादा मजा आएगा। तो नर्स कहती है कि ठीक है, बाद में लगा देंगे। वो नर्स काफी अजीब दिख रही होती है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। अब 4 साल गुजर जाते हैं और वो वैसे ही होती है, यानी ब्राइड उस इंसिडेंट के बाद कोमे की हालत में जा चुकी थी, यानी बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी थी, उसे कुछ फील नहीं होता था। लेकिन अचानक हम देखते हैं कि उसकी बॉडी पर एक मच्छर आकर बैठता है और जैसे ही उसका खून पीने लगता है तो ब्राइड की आँख खुल जाती है। वो फौरन से उठकर बैठ जाती है। उसे सारा पास्ट याद आने लगता
करता है कि कैसे उसकी शादी हो रही थी और कैसे अटैक हुआ, कैसे सारे लोग मारे गए, उसकी शादी रुक गई और उसको सर में गोली लगी थी। लेकिन जैसे ही वो अपने सर पर हाथ लगाती है तो उसे कोई निशान नहीं मिलता, और मिलता भी कैसे, इस बात को 4 साल से ज्यादा का टाइम हो चुका था, जो कि ब्राइट को नहीं पता था। उसे इस सब पर यकीन नहीं आ रहा होता, तो वो लेट जाती है। तभी वहाँ पर 2 आदमी आते हैं। एक उसी हॉस्पिटल का स्टाफ मेंबर होता है जो कि खुद को डॉक्टर कहा करता था। उसके साथ एक हेल्दी इंसान होता है। जब वो ब्राइट के क्लोज आता है तो ब्राइट उसे डर जाती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है और फिर उसे मार डालती है। लेकिन वो बेचारी खुद भी बेड से नीचे गिर जाती है। उसे फील होता है कि वो चल नहीं सकती, यानी उसकी दोनों टांगे पैरालाइज्ड है। अब वो क्रॉल करते हुए आगे चलने लगती है। वो वहाँ दरवाजे के पीछे खुद को छुपा लेती है और तभी वहाँ पर वो नकली डॉक्टर आता है। वो जब देखता है कि वो हेल्दी इंसान मर चुका है तो वो काफी परेशान होता है। वो जब अंदर आने लगता है तो ब्राइट चुपके से पीछे से उसे स्टैब करती है तो वो गिर जाता है। अब ब्राइट फौरन से दरवाजा बंद कर देती है। उस नकली डॉक्टर की गर्दन उस दरवाजे के अंदर आ जाती है और वो मर जाता है। वो उसकी पॉकेट से कार की कीज निकालती है और नीचे पार्किंग में चली जाती है। वो व्हील चेयर पर होती है। फाइनली वो उसकी कार ढूंढ लेती है। वो बहुत मुश्किल से कार की बैक सीट में बैठ जाती है। उसके पाँव मूव नहीं कर पा रहे थे तो वो अपने पाँव से कहने लगी थी कि प्लीज हिलो, तुम्हें मूव करना होगा। यानी वो खुद को इनकरेज कर रही होती है खुद से बातें करके, और वो बहुत ट्राई करती है कि वो अपने पाँव मूव कर ले। इसी तरह उसे वहाँ पे 13 घंटे हो जाते हैं, यानी 13 आवर्स। फाइनली वो अपना पाँव मूव कर लेती है। उसके पाँव अब ठीक से मूव कर पा रहे थे तो वो गाड़ी की फ्रंट सीट पर आ जाती है और गाड़ी चला कर हॉस्पिटल से बाहर ले आती है। उसको उन सब लोगों के विजन्स आ रहे होते हैं जिन जिन लोगों ने उसके साथ बुरा किया और वो इस हालत तक पहुंची। उसमें 4 लोग होते हैं, 3 लड़कियां और एक लड़का, जिसमें से एक तो वर्णिता थी और एक वो लड़की जिसको वो सबसे पहले मार चुकी है। जब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया गया, अब पीछे एक लड़का और एक और लड़की बची है, लेकिन अभी भी स्टोरी पास्ट में ही चल रही है। अब जब ब्राइट हॉस्पिटल से बाहर आ जाती है तो वो किसी के पास तलवारबाजी सीखना चाहती है, यानी स्वर्ड को कैसे चलाना है वो सीखना चाहती है। वो आदमी उसे एक काफी अच्छी स्वर्ड भी बनाकर देता है जिससे वो लड़ने वाली थी और उन सब लोगों को मारने वाली थी। लेकिन जिस पहली और जापानीज लड़की को उसने मारना था, उसको मारना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो बहुत बड़ी गैंगस्टर बन चुकी थी। लेकिन ब्राइट अब डरने वाली नहीं थी, उसने अपना बदला लेना था। वो वहाँ से सीधा प्लेन पकड़ती है और किसी और मुल्क आ जाती है जहाँ पे वो जापानीज लड़की रह रही थी। उसके काफी सर्वेंट्स थे। ब्राइट को पता चलता है कि आजकल वो किसी होटल में रुकी हुई है। ब्राइट फौरन से वहाँ जाती है। वहाँ काफी सिक्योरिटी होती है। जब वो वहाँ पर पहुँच जाती है तो उसे उस जापानीज की असिस्टेंट नजर आती है। ब्राइट उस असिस्टेंट को पकड़ लेती है और चिल्लाने लगती है कि कहाँ हो तुम। वो इनफैक्ट उस जापानीज लड़की को बुला रही होती है, लेकिन जब वो बाहर नहीं निकलती और बाद में उसे देर हो जाती है तो ब्राइट उस असिस्टेंट का हाथ काट देती है। उस असिस्टेंट का हाथ काट देती है जिसको देखकर वहाँ के सारे लोग काफी डर जाते हैं। तभी वहाँ पर वो जापानीज औरत आती है, यानी जापानीज गैंगस्टर। वो अपने खास आदमी से कहती है कि जाओ इस ब्राइट के साथ लड़ो। उसे काफी अच्छी तलवारबाजी आती थी और वो अपनी स्वर्ड लेकर ब्राइट के सामने आ जाता है, लेकिन ब्राइट भी अपनी तलवार से उसकी तलवार काट डालती है। यानी ब्राइट के पास जो स्वर्ड थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी और फिर वो अपनी तलवार उस आदमी के आर पार कर देती है। जब जापानीज औरत ये देखती है तो उसे काफी गुस्सा आता है। वो अपने सारे लोगों से कहती है जाओ ब्राइट की तरफ और उसे मार डालो। लेकिन ब्राइट भी अब काफी अच्छी तलवारबाज बन चुकी थी, उसे स्वर्ड चलाना बहुत अच्छे से आता था। अब जैसे जैसे लोग उसकी तरफ जाते रहते हैं, ब्राइट उनसे मुकाबला करती रहती है और अपनी तलवार चलाती रहती है और फिर सबको वो हरा देती है। अब लास्ट में जब उस जापानीज औरत के पास कुछ नहीं बचता तो वो एक 17 साल की लड़की को बुलाती है जो कि उसकी काफी खास असिस्टेंट थी। वो बच्ची होकर भी काफी अच्छी तलवारबाज थी। वो ब्राइट से लड़ने लगती है और उन दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है, लेकिन ब्राइट उससे भी हरा देती है। उस बच्ची की आंखों से खून आने लगता है तो जापानीज औरत थोड़ा थोड़ा घबरा जाती है कि ये तो सबको हराते जा रही है, इसको मैं कैसे हराऊं। अब वो जापानीज औरत अपनी तलवार बाहर निकालती है। जैसे ही उसकी तलवार बाहर निकालने की आवाज आती है तो हमें साथ ही कुछ बाइक्स की भी आवाज आती है। तो वो जापानीज औरत हंसने लगती है। वो स्माइल करते हुए ब्राइट से कहती है कि तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे इतनी आसानी से हरा दोगी? तुमने कभी सुना है कि मैं कितनी बड़ी गैंगस्टर हूँ? तुम मेरे से मुकाबला करोगी पुअर लेडी। और इसी के साथ उस जापानीज औरत के बहुत सारे लोग आ जाते हैं। सबने ब्लैक मास्क पहना होता है, लेकिन ब्राइट बिल्कुल भी नहीं डरती। वो अपनी स्वर्ड साइड पर करती है जिसमें उसे सारे लोगों का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। वो सारे लोग उसकी चारों तरफ थे। ब्राइट अपनी तलवार घुमाने लगती है। वो बहुत टैलेंटेड होती है
है। वो यहाँ पर अपनी स्किल्स यूज करके सारे लोगों को मार डालती है। वहाँ पर कोई भी नहीं बचा था। अब ब्राइट जब पीछे देखती है तो वो जापानीज औरत वहाँ पर नहीं होती। बेचारी डर गई होगी। जब ब्राइट उस होटल के बाहर जाती है तो वो जापानीज लड़की उस होटल के बाहर होती है। ब्राइट उससे लड़ने लग जाती है। बाहर बर्फ पड़ी होती है और इन दोनों में काफी कमाल की लड़ाई होती है। पहले तो वो जापानीज औरत इस ब्राइट को काफी ज्यादा हर्ट करती है, लेकिन शुरू में ब्राइट भी चुपचाप उसे देख रही होती है कि कब वो थके और कब मैं उस पर अटैक करूं। और ऐसा ही होता है। शुरू में तो जापानीज औरत उस पर काफी अटैक्स करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर वो टाइम आ जाता है जब ब्राइट खुद उस पर अटैक करती है। वो पहली ही बार में उसे स्टैब कर देती है और फिर दूसरी बार में ब्राइट अपनी तलवार से उस जापानीज औरत का सर उड़ा देती है, जो कि दूर बर्फ में जाकर गिरता है। यानी ब्राइट अब सक्सेसफुल हो चुकी थी उस जापानीज औरत को मारने में। उसके बाद ब्राइट उसके असिस्टेंट को लाती है जिसका हाथ उसने काट डाला था। उसका काफी खून निकल रहा था। वो उसे बाहर बर्फ में तड़पता हुआ फेंक देती है और यहाँ पर हम पे ये रिवील होता है कि इन सब के पीछे बिल होता है जिसने ये ऑर्डर दिया था। फिर उसके बाद वो दोबारा से एयरप्लेन में बैठ जाती है कहीं और जाने के लिए और वहाँ पे वो अपनी नोटबुक में 5 लोगों का नाम लिखती है और उसके ऊपर हेडिंग देती है डेथ लिस्ट, यानी वो इन 5 लोगों को मारने वाली थी, जिसमें से सबसे पहला नाम उस जापानीज औरत का था, सेकंड पे वरीटा थी और फिर थर्ड और फोर्थ छोड़ के 5th नंबर पर बिल का नाम था, जो कि इन सब का लीडर था। और ब्राइट को जख्मी करने के पीछे भी उसी का हाथ था। ब्राइट को पॉइजनस इंजेक्शन भी वही देना चाहता था। और अब ये हम भी जानते हैं कि ब्राइट इन बाकी लोगों को छोड़ने वाली भी नहीं है। जैसे इसने उस जापानीज औरत और वरीटा को मारा, ये बाकी लोगों को भी मारेगी और हर जगह ट्रेवल करके अपना बदला पूरा करेगी। इसी के साथ ये स्टोरी इधर ही खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।